हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी प्रिपेयर होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। लेकिन देखिए, आप सभी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेमेस्टर वन के, आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी बुक है इसका नाम है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बुक के मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बना दिया है और क्वेश्चन पेपर के साथ में इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू भी कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा पार्ट थ्री होने वाला है। तो अगर आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा है तो इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जिस तरह से ये इतनी बड़ी बुक है और इतनी हार्ड बुक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एंड आपको इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, चलिए फिर बिना देरी करें, हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की विभिन्न पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे उनके विभिन्न जो पृष्ठभूमि है उनकी विवेचना करनी है आपको। चलिए परिचय से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि परिचय में हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके परिचय की शुरुआत में हम लिखेंगे 19वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ। क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि 19वीं शताब्दी में ही जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था उनका उदय हुआ, यानी वो स्टार्ट हुए। यह आंदोलन भारतीय समाज में व्यापक कुरीतियां और कुरीतियों, जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वासों और महिलाओं की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से शुरू हुई थी। क्योंकि देखिए, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, धार्मिक प्रथाएं थी, जाति प्रथाएं थी, जिन और अंधविश्वास था मेनली, तो उसको खत्म करने के लिए हमें ये आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात कर रहे हैं तो सती प्रथा हो गई, प्रथा हो गई, ये सारी जो है वो एक कुरीतियां हैं, एक हमारे समाज की बुराइयां हैं जो महिलाओं की स्थिति को बहुत ज़्यादा दयनीय रखती थी। इसीलिए ये आंदोलन हमें चलाने पड़े। इस प्रणाली की प्रेरणा औपनिवेशिक शासन के दौरान पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी मूल्यों के प्रयासों से मिली है। यानी देखिए, अगर हम इन आंदोलनों की प्रेरणा की बात करें तो हाँ, क्या हमें प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसे आंदोलन चलाने के लिए, तो पश्चिमी शिक्षा से, वैज्ञानिक सोच से और जो मानवतावादी मूल्य होते हैं कि हम किसी भी मानव को जिंदा कैसे जला सकते हैं। क्योंकि सती प्रथा में तो यही होता है कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए, वो सती हो जाए, तो उसे अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता है, जो कि गलत है। हम किसी भी मानव को जिंदा नहीं जला सकते भाई। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि। यानी इन लोगों की, या ये कहें सामाजिक और धार्मिक जो सुधार थे इनकी पृष्ठभूमि कैसी थी। तो पहले हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन और पश्चिमी प्रभाव से। तो इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान और तर्कवाद का प्रसार हुआ। क्योंकि पश्चिमी शिक्षा के टाइम पर ही जो विज्ञान है और जो तर्कवाद है उसका प्रसार हुआ। यानी तर्क से चीज़ें सोचने कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, या ऐसा है तो ये क्यों है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये तर्क के बेस पे होते हैं। तो तर्क वाली चीज़ें आने लगी। आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों के बीच समाज में व्यापक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। क्योंकि जब आधुनिक शिक्षा आई तो लोगों को भी लगने लगा कि हाँ, ये कुरीतियाँ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सबको इक्वल जो समाज है, जो अधिकार हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चार्ल्स ग्रांट ने, विलियम बेंटिक जैसे अंग्रेजी अधिकारियों ने भारतीय समाज सुधार का समर्थन किया। क्योंकि देखिए, चार्ल्स गार्ट गार्ट हो गए, विलियम बेंटिक हो गए, इन्होंने, ये थे तो अंग्रेज, लेकिन इन्होंने फिर भी जो भारतीय समाज है उसको सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे पारंपरिक समाज की कमजोरियां। जो हमारी पारंपरिक समाज है इसकी क्या कमजोरियां हैं, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारतीय समाज जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और धार्मिक अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से ग्रस्त है। क्योंकि हम अपने समाज में देख सकते हैं जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह यानी छोटे बच्चों का विवाह कर देना, दहेज प्रथा, दहेज लेना गिफ्ट के रूप में, और जो धार्मिक अंधविश्वास होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे महिलाओं की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बहुत ज़्यादा बेकार थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया और
पर्दा प्रथा प्रचलित थी, यानी देखिए शिक्षा से भी उन्हें वंचित, यानी शिक्षा नहीं दी जाती थी, और जो पर्दा प्रथा होती है यानी मुंह ढकने वाली प्रथा जो होती है उसे फॉलो किया जाता था। अब हम देखेंगे धार्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता, किस तरह से धार्मिक पुनर्जागरण की हमें आवश्यकता पड़ी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हिंदू धर्म, इस्लाम जैसे प्रमुख धर्म अपने शुद्ध स्वरूप से दूर होकर रूढ़िवादी और अंधविश्वासों से जुड़ने लगे थे, क्योंकि जो उनका शुद्ध स्वरूप था वो उसको भूलते जा रहे थे और रूढ़िवादी और अंधविश्वासों से जुड़ रहे थे। समाज में धर्म गुरुओं और कर्मकांडों का अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि जो धार्मिक गुरु होते हैं और जो कर्मकांड वाले होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हम प्रभाव देख सकते हैं अपने समाज में। अब हम देखेंगे भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव, के भारतीय जो पुनर्जागरण है इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राजा राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता को महसूस, यानी राजा राम मोहन राय हो गए और ईश्वर विद्यासागर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोगों ने जो समाज सुधार है उस पर बल देने का प्रयास किया। इन आंदोलनों ने भारतीय संस्कृति की आलोचना के साथ साथ इसे पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया, यानी जो अभी चल रही है वो गलत है, इसे पुनर्जीवित करना चाहिए या फिर हमें अच्छी चीजें अपनानी चाहिए। इस पर इन लोगों ने ध्यान दिया। अब हम देखेंगे यूरोपीय पुनर्जागरण और मानवतावाद, किस तरह से यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ और मानवतावाद हुआ। इसके अंतर्गत आप लिख सकते यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन युग से प्रेरित होकर भारतीय समाज में भी क्रांतिकारी मानवतावादी और समानता की अवधारणाओं को अपनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि देखिए यूरोप में भी पुनर्जागरण की लहर आई थी, उसी से प्रेरित होकर भारत में भी जो तर्कवाद है और मानवतावाद है और समानता की अवधारणा है उसको अपनाने का प्रयास किया गया है, या फिर ये सोचा है कि हम भी अपना सकते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की विवेचना, कि इनकी विवेचना किस आधार पर हो सकती है। इसमें पहला आप लिखेंगे हिंदू समाज में सुधार आंदोलन, किस तरह से ब्रह्मा समाज जो कि हमारा 1828 में आया था, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था ब्रह्मा समाज। ठीक है, मूर्ति पूजा, सती प्रथा और जातिवाद का विरोध होता था। इस ब्रह्मा समाज में जो मूर्ति पूजा थी और सती प्रथा होती थी और जो जातिवाद होता था उसका विरोध होता था। महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह समर्थन था, यानी ये महिलाओं को शिक्षा देते थे इस धर्म में, और जो विधवा पुनर्विवाह होता था वो भी कराया जाता था, यानी अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है या किसी के हस्बैंड मर जाते हैं तो उनकी दोबारा शादी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। वैदिक धर्म की ओर लौटने का आह्वान किया गया है इस धर्म के अंतर्गत, क्योंकि ये वेदों की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करते थे। जातिवाद, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का विरोध किया, यानी देखिए इन्होंने भी जातिवाद, बाल विवाह और जो मूर्ति पूजा है उन्हें इसका भी इन्होंने विरोध किया। उस धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और इसमें भी बाल विवाह का भी, और उसमें भी इसमें भी, और जाति व्यवस्था का भी। अब हम देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है वो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और महादेवी गोविंद रनाडे जैसे सुधारकों द्वारा शुरू किया गया है ये प्राथमिक समाज। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की गई। इसमें भी जो महिला के अधिकार हैं और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस्लामी समाज में सुधार आंदोलन, यानी जो इस्लामी समाज है उसमें भी सुधार आंदोलन की आवश्यकता हुई। रूढ़िवादी आंदोलन चलाए गए। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया है, यानी जो रूढ़िवादी आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। मुस्लिमों को अधिक शिक्षा और विज्ञान के प्रति प्रेरित किया, यानी मुस्लिमों को शिक्षा के लिए और विज्ञान के लिए प्रेरित किया, इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धार्मिक कट्टरता और सामाजिक पिछड़ेपन का विरोध किया, यानी जो धार्मिक कट्टरपंथी आ गई थी मुस्लिम धर्म में उसको दूर करने और जो सामाजिक पिछड़ेपन है उसको दूर करने का विरोध किया था कि इन कुरीतियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे देवतीय आंदोलन। देवतीय आंदोलन में आप लिखेंगे पारंपरिक इस्लामी शिक्षा का पुनर्जीवन पर जोर दिया गया है, यानी जो हमारी पारंपरिक शिक्षा होती है इस्लाम धर्म की उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया, यानी जो अंग्रेज थे उनका विरोध किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिख समाज में सुधार, यानी सिख समाज में भी सुधार किया गया। इसमें आप लिखेंगे सिख सभा आंदोलन किस तरह गुरु सुधार और सिख परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दलित सुधार आंदोलन। देखिए कितने सारे
सुधार आंदोलन हुए और हर जाति में हुए, हर धर्म में हुए, ठीक है। ज्योतिबा फूले का सत्याशोधक समाज, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जाति प्रथा और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया ज्योतिबा फूले और इनके जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले, दोनों ने ही जो ब्राह्मणवादी है और इन सारी जो कुरीतियां हैं इनका विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और सामाजिक समानता का प्रचार किया, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को बढ़ाने का भी बहुत ज्यादा प्रयास किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर किस तरह से जातिवाद का विरोध और दलितों के लिए समान अधिकार की इन्होंने बात की थी। अब आगे चलेंगे, आगे हम इसमें लिखेंगे धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म को अपनाने का समर्थन किया, क्योंकि देखिए इन्होंने भी धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाने का समर्थन किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसे आडम्बर या फिर ये कहें ऐसी कोई भी कुरीतियां नहीं थी, वो बहुत अच्छा और सिंपल धर्म माना जाता था, ठीक है। अब हम देखेंगे महिलाओं के अधिकार और सुधार किस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया, क्योंकि देखिए इन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह है उसको समर्थन किया कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो वो दोबारा शादी कर सकती है, और महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर और महादेव गोविंद रनाडे ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि इन लोगों ने महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए प्रेरणा दी थी। देखिए ये जो नाम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, महादेव गोविंद रनाडे ने क्या किया, ये सारे नाम, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार की सती प्रथा 1829 और बाल विवाह 1891 पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भी 1891 में जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1891 में जो बाल विवाह था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम देखेंगे सुधार आंदोलन की विशेषताओं और प्रभाव, यानी जो सुधार आंदोलन चल रहे थे जो अभी हमने देखे इनकी क्या क्या विशेषताएं थी और क्या प्रभाव हुआ। तो पहले हम देखेंगे धार्मिक पुनर्जागरण, हिंदू और मुस्लिम धर्म को रूढ़िवाद से मुक्त करने का प्रयास किया गया, दोनों ही धर्म में जो रूढ़िवादिता आ गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का शुद्धिकरण, यानी जो भारतीय संस्कृति और जो परंपराएं थी उनका शुद्धिकरण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक कुरीतियों का विरोध, किस तरह से जातिवाद, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षा और अधिकार प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए थे ताकि महिलाएं जो है वो भी जागरूक हो सके और वो भी शिक्षित हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक शिक्षा का प्रसार, किस तरह पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी शिक्षा थी वो हमारी शिक्षा से आगे थी, इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो जागरूकता है उसको बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष के, निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज में प्रगतिशील आधुनिकता के बीजारोपण किए। इन आंदोलन ने भारतीय समाज को जागरूक बनाकर सामाजिक सुधार और समानता की और अग्रसर किया, क्योंकि देखिए जो हमारे आंदोलन चल रहे थे और जो ये सारी चीजें थी इन्होंने एक तरह से हमें आधुनिकता की तरफ ले जाने का एक प्रयास किया, यानी बीजारोपण किया, और जो सामाजिक जागरूकता है और जो सामाजिक सुधार है उनकी तरफ हमें अग्रसर किया, यानी आगे बढ़ने का प्रयास किया। यद्यपि इसके प्रभाव सीमित हैं, लेकिन इन्होंने भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। देखिए इनके जो परिणाम है या प्रभाव है वो सीमित हैं, लेकिन हमें भविष्य में स्वतंत्रता के मार्ग पर सामाजिक न्याय और आंदोलन के मार्ग प्रस्तुत किए थे, ताकि हम फ्यूचर में जाके ये सारी चीज़ें ग्रहण कर पाएँ, ठीक है। अगर हमारे पास में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम अपनी जो स्वतंत्रता है वो भी प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी, यानी जो हंटर आयोग आया था इसकी सिफारिश क्या थी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय, परिचय में आप लिखेंगे हंटर आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जो हमारा 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए किया गया था, यानी देखिए जो हंटर आयोग है वो 14 अक्टूबर को बनाया गया था 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 में, इसकी जांच के लिए। आई होप आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। अमृतसर में एक बाग था, उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों द्वारा गोली चलवा दी गई थी, उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब उसी की जो जांच थी, पड़ताल थी, क्योंकि बहुत लाखों लोग मर गए थे उसमें, तो उस चीज को करने के लिए हंटर आयोग आया था। आयोग का नाम इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर रखा गया, यानी देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड विलियम हंटर थे, इसी वजह से इस आयोग का भी नाम हंटर आयोग पड़ गया। इसका उद्देश्य जलियांवाले बाग
घटना और पंजाब में लागू मार्शल लॉ के तहत ब्रिटिश प्रशासन के कार्य की जांच करना था। यानी इसका जो उद्देश्य था वो जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसकी घटना के बारे में जांच करना, और जो पंजाब है उसमें जो मार्शल लॉ लागू हो रहा था उसके ऊपर जांच करना था। ठीक है, अब हम देखेंगे हंटर आयोग की संरचना। यानी हंटर आयोग की संरचना कैसी थी। आयोग में 8 सदस्य थे, 4 ब्रिटिश थे और 4 भारतीय थे, ताकि जो चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड विलियम हंटर थे। भारतीय जो सदस्य थे वो थे इसमें चिमिनलाल, हरीलाल सेठ, जंग नारायण और सैयद सुल्तान अहमद। ठीक है, अब हम देखेंगे हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें कि हंटर आयोग जो है इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो इसके अंतर्गत पहले हम लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर निष्कर्ष। यानी इसका जो आयोग था ये जलियांवाले बाग हत्याकांड पर निष्कर्ष निकालने आया था, जिसके अंतर्गत आप जनरल डायर द्वारा किया गया बल प्रयोग अनुसूचित और अत्यधिक बताया गया। यानी देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। अब वो किसके कहने पे चलवाई गई थी, वो थे जनरल डायर। इनके कहने पर ही गोलियां चलवाई गई थी। तो इनका प्रयोग, इसका निष्कर्ष ये निकला कि इन्होंने बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था इस जगह। जनरल डायर ने बिना पूर्व चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे अनुचित ठहराया गया है। यानी देखिए, इन्होंने बिना सूचना दिए, बिना किसी बात के गोलियां चलवा दी गई, जिसे गलत ठहराया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग में निहत्थ और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की गई, क्योंकि देखिए जलियांवाला बाग में किसी के भी पास हथियार नहीं थे, सिर्फ सैनिकों के पास के अलावा। तो उन्हें निहितार्थ यानी बिना हथियारों के और बिना वजह के मार दिया गया, जिसकी बहुत ज्यादा निंदा की गई थी। अब हम देखेंगे मार्शल लॉ की आलोचना। यानी जो मार्शल लॉ है उसकी भी तो आलोचना हुई। किस तरह से पंजाब में लागू किए गए मार्शल लॉ को आवश्यकता से अधिक कठोर बताया गया कि बहुत ज़्यादा कठोर है। जनता पर थोपे गए कठोर प्रतिबंधों और दंडात्मक उपयोगों को अनुचित माना गया। यानी ये जो दंडात्मक प्रतिनिधित्व लगाए गए हैं ये अनुचित हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। इसका ये निष्कर्ष निकला। अब हम देखेंगे प्रशासन की जिम्मेदारी। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी हुई। ब्रिटिश अधिकारियों को हटाने की पूरी जिम्मेदारी लेने की सिफारिश की गई। यानी ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको हटाया गया। प्रशासन को भविष्य में जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने की सलाह दी गई। यानी जो प्रशासन है उसे जनता के लिए अधिक उत्तरदायी, या फिर ये कहें जनता पूछ सकती है कि ऐसा क्यों किया गया, इसकी सिफारिश की गई थी। अब हम देखेंगे डायर की खिलाफ कार्रवाई। यानी जो जनरल डायर था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। किस तरह से आयोग ने जनरल डायर को सेवा से हटाने की सिफारिश की गई, यानी इसे नौकरी से निकाल दिया जाए, ये सिफारिश की गई। हालांकि डायर के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई। यानी कोई भी आपराधिक कार्रवाई तो नहीं हुई, बस उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब हम देखेंगे जनता और प्रशासन के प्रबंध सुधार की सिफारिश। किस तरह से जनता और प्रशासन के प्रबंध सुधार की सिफारिश की गई। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जनता के साथ संवाद और विश्वास बहाल करने के उपाय सुझाए गए। यानी जो जनता है उसके साथ जो विश्वास है वो कायम करने का प्रयास किया गया। भविष्य में प्राथमिक अधिकारों को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने का बल दिया गया, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, और जो जनता है वो जो सरकार है ना डरे। अब हम देखेंगे आयोग की सीमाएं और आलोचना के। इस आयोग की क्या सीमाएं थी और क्या आलोचना थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हंटर आयोग केवल ब्रिटिश प्रशासन की कार्रवाई की जांच तक ही सीमित था और किसी की इसने जांच नहीं की। आगे आप इसमें लिखेंगे आयोग ने जनरल डायर को दोषी ठहराया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापक शोषण और अन्यायपूर्ण नीतियों की अनदेखी कर दी। यानी देखिए, सिर्फ उसी को इन्होंने दोषी ठहरा दिया, लेकिन जो ब्रिटिश शासन शोषण करता था और जो इसकी व्यापक नीति थी उन्हें अनदेखा कर दिया गया। भारतीय नेताओं ने आयोग की सिफारिश को असंतोषजनक और पक्षपाती बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यानी देखिए, इसके विरोध में ही जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसे भी इन्होंने लौटा दिया था, क्योंकि ये इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे हंटर आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश अधिकारियों को कठोरता की आलोचना की और प्रशासनिक सुधार की सिफारिश की थी। हालांकि आयोग भारतीय जनता के लिए न्याय दिलाने में असफल रहा। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति व्यापक असमानताओं को जन्म दिया, क्योंकि अब ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके प्रति और ज़्यादा व्यापक जो असमानताएं थी और ज़्यादा जो लोगों के दिलों में क्रूरता थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसके कौन कौन से विभिन्न चरण हैं ये आपको बताना है। इसके परिचय में देखेंगे, परिचय में आप लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित संघर्ष था जो विभिन्न चरणों में विकसित हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता करना था। यानी देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को किस तरह से जो औपनिवेशिक शासन है उससे स्वतंत्र किया जा सके। यह आंदोलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्त तक चले। इन आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को 3 प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है। यानी देखिए इनकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय आंदोलनों की वो 1885 से, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना से, और आज़ादी यानी 1947 तक ये सारे ही चले थे। अब इनको 3 चरणों में बांटा जा सकता है। जो हमारा पहला चरण है वो है हमारा प्रारंभिक चरण, जिसमें हम 1885 से 1905 तक की चीज़ें देखते हैं, जिसे हम उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषताएं देखेंगे। इस चरण में भारतीय नेताओं ने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से ब्रिटिश शासन में सुधार की मांग की। यानी इस टाइम पे बस सुधार की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। इसके प्रमुख नेताओं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, इनके आपको नाम पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ताकि आपको ये लिख सके, ताकि आप लोग ये लिख सकें। अब हम देखेंगे मांग। इसकी मांग क्या थी? प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। यानी ये लोग मांग कर रहे थे कि जो प्रशासन है उसमें भारतीयों की भी भागीदारी होनी चाहिए, कर नीतियों में सुधार होना चाहिए, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। इनकी जो नीतियां थी वो क्या थी? याचिकाएं, प्रार्थनाएं और प्रस्तावना के माध्यम से मार्ग प्रस्तुत करना। यानी देखिए सिर्फ याचिका करते थे, प्रार्थना करते थे, और जो प्रस्तावना होती है उसके माध्यम से ही मार्ग प्रस्तुत करते थे, यानी रास्ता लेते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण जो था वो था हमारा उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से 1919 तक रहा। ठीक है, इसको देख लेंगे उग्रवादी चरण को। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसकी जो विशेषताएं थी, इसकी जो विशेषताएं थी इसमें आप लिखेंगे इस चरण में युवा नेताओं ने उदारवादी नीतियों को उग्र और प्रत्यक्ष विरोधी का मार्ग अपनाया। यानी देखिए उस टाइम पे सभी लोग सिफारिश करते थे, लेकिन अब जो नेता थे वो युवा बन गए थे, और युवा को लगने लगा कि सिफारिश करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सुनते नहीं है, इसलिए हमें उग्र यानी क्रांति लानी चाहिए, उग्रता दिखानी चाहिए। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे इसमें आप लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों थे। ठीक है, अब हम देखेंगे घटनाएं। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इन लोगों ने जो स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया। अब आगे देखेंगे होम रूल आंदोलन, जो कि हमारा 1916 में आया था, जिसकी अगुवाई बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे रणनीति। रणनीति क्या थी? ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना, ये इसकी रणनीति थी। दूसरी रणनीति थी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, यानी जो देश में बन रही है सिर्फ उनका प्रयोग करना। जन आंदोलन का प्रदर्शन करना, यानी आंदोलन करना और दिखाना सरकार को कि हाँ वो लोग इस चीज से खुश नहीं है या फिर इस चीज का विरोध कर रहे हैं, यानी जन आंदोलन करना। ठीक है, ये भी इनकी रणनीति थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गांधीवादी चरण, जो कि हमारी गांधीवादी चरण था वो तीसरा चरण था, जो कि हमारा 1919 से 1947 तक चला। इसकी जो विशेषता है, चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस चरण की विशेषता में आप लिखेंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह चरण अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है। यानी इस चरण में अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाया गया। यह राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे व्यापक और लोकप्रिय चरण था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यापक रहा और लोकप्रिय भी रहा था ये चरण। अब इसकी जो प्रमुख आंदोलन थे उसमें हम देखें रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जो कि हमारा 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, जो कि हमारा 1920 से 1922 में हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी जो संस्थाएं हैं उसका त्याग पत्र दिया गया, यानी जो भी सरकारी जॉब कर रहे थे सब लोगों ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। फिर था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हमारा 1942 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग की गई थी। यानी कहा गया था कि अब तुम हमारे देश से चले जाओ, हम अपनी जो सिचुएशन है उसको खुद सुधार सकते हैं। अब हम देखेंगे रणनीति।
क्या क्या रणनीतियाँ थी, तो पहला हम देखेंगे सत्याग्रह, अहिंसा और जन संघर्ष का मार्ग अपनाया इन्होंने। भारतीय जनता को संगठित करने का मार्ग प्रस्तुत किया, यानी भारतीय जनता को एक साथ लाने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास विभिन्न चरणों में हुआ, जिसमें हर चरण ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। क्योंकि देखिए हर चरण जो है वो स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा था। आरंभिक चरण में संवैधानिक सुधारों की मांग की गई थी। उग्रवादी चरण में संघर्ष और प्रतिरोध को बल दिया गया था, और गांधीवादी चरण में जन आंदोलन को संगठित कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई गई थी। इन सभी चरणों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिला दी, यानी ये सभी चरणों से मिलकर ही जो हम आज़ाद हुए वो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए, यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत लौटने पर जनता को जुटाने के लिए गांधी ने उन्हें किन आंदोलनों में शामिल किया, आंदोलनों को स्पष्ट कीजिए। यानी देखिए जब गांधी भारत लौटे थे तो गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे जनता को एकजुट करने के लिए, उन आंदोलनों को आपको स्पष्ट करना है, उन आंदोलनों के बारे में आपको बताना है। चलिए हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, यानी 1915 में जब गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे वहां से वो वापस लौटे। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने जनता को जागरूक और संगठित करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर वो कुछ करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, जनता को एक साथ लेकर करेंगे तभी जो संघर्ष है या ये कहूँ तभी कुछ हो सकता है। इसलिए उन्होंने जनता को संगठित करने का कार्य किया। गांधी जी ने भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए देश की भ्रमण किया और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से जनता को एकजुट किया। यानी जो देश है उसकी समस्याओं को समझने के लिए पहले गांधी जी पूरे देश घूमे, फिर उसके बाद में जो जनता है उसको एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। इन आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई नई दिशा दी, क्योंकि अब गांधी जी पूरे देश की स्थिति जानते थे, तो उन्होंने कई नई नई दिशा और नई नई चीजें प्रदान की थी ताकि जो समस्या है उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो पहला जो इनका आंदोलन था या ये कहें सत्याग्रह था वो था हमारा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया था। चलिए इसको देखेंगे पृष्ठभूमि को। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने के लिए किसान को ब्रिटिश बंगाल मालियों द्वारा 3 कठिन प्रणालियों के तहत मजबूर किया गया था। यानी देखिए जो सबसे पहला था वो इनका चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि नील की खेती के लिए बिहार में किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे किसानों पर अत्यधिक कर और दमनकारी नीतियों का बोझ था, क्योंकि देखिए किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था और अत्यधिक जो दमनकारी नीति थी उनका उन पर यूज़ किया जाता था। गांधी जी की भूमिका क्या थी? गांधी जी ने चंपारण चंपारण जाकर किसानों की समस्याओं को समझा और उन्हें सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यानी उन्होंने सिर्फ सत्याग्रह का माध्यम अपनाया और जो किसान थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है वो वहां जाके लड़ने लग गए या फिर कुछ और किया, उन्होंने हाथापाई की नहीं, सिर्फ सत्याग्रह को उन्होंने अपनाया। अब हम देखिए परिणाम क्या हुआ। ब्रिटिश सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार यहाँ पहली बार हार गई थी। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था और सत्याग्रह की शक्ति को स्थापित किया था। जैसे अभी मैंने बताया ये पहला उनका आंदोलन था और जो सत्याग्रह है इसकी शक्ति को इन्होंने स्थापित कर दिया था। अब सभी लोग गांधी जी को जानने लगे थे। अब हम देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, जो कि हमारा 1918 में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप लिखेंगे अहमदाबाद में कपड़ा मिल में मजदूरों को महंगाई भत्ते से वंचित किया जा रहा था। मजदूर और मालिकों के बीच विवाद गहराता गया। यानी देखिए जो मजदूर होते थे उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता था, बट उन्हें उनसे वंचित रखा जा रहा था। जो मालिक होते थे वही उस चीज़ को हड़प लेते थे। इसके विरोध फिर आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें गांधी जी की भूमिका थी। गांधी जी ने मजदूरों के लिए सत्याग्रह और अनशन का सहारा लिया। यानी इन्होंने सत्याग्रह और जो अनशन होता है जब जब हम कुछ भी खाना पीना नहीं करते अनशन पर बैठ जाते हैं तो उसका सहारा लिया था। उन्होंने मजदूरों से अहिंसक संघर्ष की अपील की थी ताकि हिंसा भी ना हो और बात भी मान ली जाए। और इसका परिणाम क्या हुआ? मजदूरों की उनके अधिकार मिल गए, यानी जो मजदूर थे उनके अधिकार उन्हें मिल गए थे और गांधी जी फिर से जीत गए थे। यह आंदोलन श्रमिक वर्गों को संगठित करने का सफल प्रयोग था, क्योंकि अब इस आंदोलन के बाद जो श्रमिक वर्ग थे वो भी गांधी जी के साथ आ गए थे। ठीक है, अब हम ये देखें खेड़ा सत्याग्रह, जो कि हमारा 1918 में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। गुजरात के खेड़ा जिले में किसान बाढ़ और फसल खराब होने के कारण भुखमरी का सामना कर रहे थे। यानी देखिए जो
गुजरात है उसमें बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से जो किसान थे वो उनकी सारी फसल खराब हो गई थी और वो भुखमरी का सामना कर रहे थे, फिर भी ब्रिटिश लोग उनसे कर मांग रहे थे। तो इस समय ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने में कोई छूट नहीं दी थी, यानी जो ब्रिटिश लोग हैं वो फिर भी कर मांग रहे थे, जिसकी वजह से जो गांधी जी हैं इन्होंने अपनी भूमिका निभाई यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, चलिए इसको देख लेते हैं। किसानों को संगठित कर सत्याग्रह शुरू कर, किसानों को एक साथ लेकर आए और सत्याग्रह जो था वो शुरू कर दिया। इन्होंने किसानों के कर ना चुकाने की अपील की कि किसान इस बार कर नहीं चुकाएंगे, क्योंकि फसल ही नहीं हुई है, फसल ही बर्बाद हो गई है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो वो कर के पैसे कहाँ से देंगे। तो इसलिए तुम्हें कर माफ करना होगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कर में छूट दी, पूरा तो माफ नहीं किया पर हाँ उन्होंने छूट दे दी। किसानों के बीच एकजुटता और आत्मविश्वास पैदा हो गया। अब किसानों को लगने लगा कि अगर हम एकजुट हो जाएंगे, सत्याग्रह को अपनाएंगे, और आत्मविश्वास भी अब उनके पास होने लगा कि अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे तो हम ज़रूर जीत जाएंगे। अब हम देखेंगे रोलाट एक्ट सत्याग्रह, जो कि हमारा 1919 में आया था, इसकी भूमिका देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने रोलाट एक्ट लागू किया, जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तार और कड़ी सजा का प्रावधान था। यानी देखिए, अगर किसी को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी करते हुए देख लिया जाए या जरा सा भी शक हो, तो बिना कुछ सुने, बिना कुछ सुनवाई किए उसे डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता है, और उस पर कड़ा जो सजा है या फिर बहुत कड़ी सजा उसे दी जा सकती है। इस एक्ट के अंतर्गत यह कानून भारतीय जनता के खिलाफ दमनकारी नीति का हिस्सा था। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने इसमें भूमिका निभाई। क्या, गांधी जी ने देशव्यापी अहिंसक विरोध की अपील की, यानी पूरे देश में ये अपील की कि कोई भी हिंसा ना करे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इस आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में ही हो गया। यानी ये आंदोलन चल ही रहा था, तभी क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ, आंदोलन के दौरान हिंसा होने पर गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये घटना स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसी के बाद में जो स्वतंत्रता संग्राम है उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन, जो कि हमारा 1920 से 1922 में हुआ था। देखिए, ये सभी आंदोलन आपको पता होने चाहिए, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे पृष्ठभूमि में आप लिखेंगे रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन ने जनता में असंतोष बढ़ा दिया था। बहुत ज़्यादा जो जनता थी वो परेशान हो चुकी थी। गांधी जी की क्या भूमिका रही, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसा की अपील की, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं में त्यागपत्र और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग इसका हिस्सा रहा। यानी देखिए, जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया, जो सरकारी संस्थान थे उन्हें त्याग पत्र दे दिया, यानी सब लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, और जो स्वदेशी चीज़ें थी यानी जो देश के अंदर की चीज़ें थी उन्हीं का प्रयोग इन्होंने किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ आंदोलन में जागरूकता पैदा हो गई। ठीक है, 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। यानी देखिए, 1922 में क्या हुआ, चोरी चोरा कांड हो जाता है, जिसमें कुछ सैनिकों को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। अब हम देखेंगे गांधी जी की रणनीतियों का प्रभाव, के गांधी जी की जो रणनीतियां हैं इनका क्या प्रभाव रहा। तो पहले हम देखेंगे अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी ने अहिंसा को आंदोलन का मूल सिद्धांत बताया, जिससे जनता को एकजुट करना संभव हो पाया, क्योंकि अगर वो हिंसा का मार्ग अपनाते तो कभी भी शायद जनता जो है वो एकजुट नहीं हो पाती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनसंपर्क और भागीदारी, किस तरह से इन्होंने जनसंपर्क और भागीदारी को अपनाया। के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इन्होंने देश के हर वर्ग, विशेष रूप से किसानों, मजदूरों और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया, क्योंकि देखिए यही जो लोग थे ये पीछे रह रहे थे और इन्हीं को सब लोग भूल जाते थे। और जब गांधी जी ने इन्हें अपने साथ लेकर चले तो सभी लोग इनके साथ आ गए, क्योंकि देखिए जो हर वर्ग के लोग, जैसे कि किसान हो गए, किसान बहुत सब लोग किसानों को भूल जाते थे, मजदूरों को, महिलाओं को, इस वजह से ये लोग सभी इनके साथ आए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक रूप, किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक रूप था। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गांधी जी के आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदल दिया, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम ही चलाई थी उन्होंने, लेकिन वो जन आंदोलन में बदल गए थे। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने भारतीय जनता को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि ये सारे ही इनके आंदोलन थे। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार की
दमनकारी नीतियों को चुनौती दी और भारत में एक नए युग की शुरुआत की, क्योंकि इन आंदोलन के बाद ही जो ब्रिटिश सरकार है, उनकी जो दमनकारी नीति थी उसको एक चुनौती देने का कार्य किया था। नेतृत्व में यह संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्त ई के लिए जनता की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गई। यानी देखिए, अब जो जनता थी वो भी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी और ये इनकी एक इच्छा शक्ति बन गई थी। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम फोर्थ वीडियो में कवर करेंगे। फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड मैंने कहा था कि आपको यहाँ की पीपीटी कहाँ मिलेगी, यानी ये सारी नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।